बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपसे खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांड शैडोज़, जिसे कामिल शमसी ने लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस नावल है और मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया जाता है। आज हम इसको थारोली स्टडी करेंगे। इसमें हम कामिल शमसी की बायोग्राफी, नावल की टाइटल, सिग्निफिकेंस, सेटिंग, करैक्टर्स, डिटेल्ड समरी और थीम्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड 25 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और इसके अलावा अगर आप पीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि हम इस नावल को पीपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हम हर वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उन्हें इजीली प्रिपेयर कर सकें और आप खुद से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद। तो सबसे पहले नंबर पर है अबाउट आथर। कामिल शमसी की बायोग्राफी है। कामिल शमसी एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर और नावलिस्ट हैं जो यूके में रहती हैं। ब्रांड शैडोज़ उन्होंने 2009 में लिखा। कामिल शमसी एक पोस्ट कॉलोनियल नावलिस्ट और फेमिनिस्ट हैं। ये नावल उनका 5th नावल है जो 2009 में लिखा गया। उसके बाद है इस नावल की सेटिंग। इस नावल की 4 मेन सेटिंग है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है नागासाकी जापान 6 अगस्त 1945। सेकंड इसकी सेटिंग है दिल्ली इंडिया 1947। इसकी थर्ड सेटिंग है कराची पाकिस्तान 1982 और इसकी लास्ट सेटिंग है न्यूयॉर्क अमेरिका इमीडिएटली आफ्टर 9/11 अटैक्स 2001। इसके बाद इस नावल की टाइटल सिग्निफिकेंस है। तो टाइटल सिग्निफिकेंस में बांड का वर्ड जो है वो सुजेस्ट करता है तबाही को, डैमेज को और डिस्ट्रक्शन को। इसे किसी भी वार, किसी भी कन्फ्लिक्ट या किसी भी ट्रोमेटिक सिचुएशन के बाद के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद शैडो का वर्ड जो है उसका मीनिंग है साया। एक्चुअली ब्रांड शैडो जो है ये एक हिस्टोरिकल नावल है जो वर्ल्ड वार सेकंड के एंड पर स्टार्ट होता है 1945 में और ये एंड होता है 9/11 के अटैक्स के बाद जो 2001 में हुए थे। और इस नावल का टाइम पीरियड जो है वो अबाउट 56 ईयर्स हैं। इसमें दो फैमिलीज़ के कनेक्शन का जिक्र आता है कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जुड़ती हैं और किस तरह एक दूसरे से जुदा होती हैं। और उसके बाद ये नावल जो है ये 3 जनरेशन के ऊपर बेस करता है। इसमें 3 जनरेशन्स का जिक्र आता है, क्योंकि ये 56 ईयर की हिस्ट्री को कवर कर रहा है। इसके बाद हैं इस नावल के मेन कैरेक्टर्स, क्योंकि समरी को समझने के लिए हमें कैरेक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है और कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है इसको समझना भी लाजमी होता है। इसलिए हम पहले कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम समरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है कॉनरेड वेज। कॉनरेड वेज इस नावल का मेन कैरेक्टर है जो दिल्ली से मूव करके नागासाकी जापान जाता है, वहाँ एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। ये एक जर्मन मैन है और जापान में है और ये एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है जिसका नाम है हिरोको। इसके बाद हमारा सेकंड कैरेक्टर है हिरोको तनाका। हिरोको तनाका क्या है? ये एक स्कूल टीचर है, जापानी है और ये पॉलिटिकल माइंडेड है और ये एज अ ट्रांसलेटर वर्क करती है, क्योंकि कॉनरेड वेज को जापानी लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए वो एक ट्रांसलेटर को हायर करता है जिसका नाम है हिरोको तनाका। तो ये एज अ ट्रांसलेटर वर्क करती है और बाद में ये कॉनरेड वेज की गर्लफ्रेंड बन जाती है। और जब बम ब्लास्ट होता है नागासाकी में तो उस वजह से इसे एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नेम है PTSD और ये इसकी लाइफ टाइम तक रहती है और ये हमें इस नावल के तमाम सेक्शंस में देखने को मिलेगी। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद थर्ड कैरेक्टर है इल्स का, जिसका पूरा नेम है, कंप्लीट नेम है एलिजाबेथ। ये कॉनरेड वेज की सिस्टर है और ये दिल्ली में रह रही है पार्टीशन से पहले। इसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है जैकब बर्टन। जैकब बर्टन जो है ये हस्बैंड है इल्स का, एलिजाबेथ का हस्बैंड है। इसके बाद 5th नंबर पर है हैरी बर्टन। हैरी बर्टन सन है, बेटा है जैकब बर्टन और इल्स का। इसके बाद छठा कैरेक्टर है किम। किम जो है ये हैरी बर्टन्स की डॉटर है। इसके बाद हमारे पास 7th कैरेक्टर आ जाता है साजिद अशरफ का। साजिद अशरफ लीगल असिस्टेंट है जैकब बर्टन का और बाद में ये हिरोको तनाका के साथ शादी करता है। ये नेटिव इंडियन है और ये एक मुस्लिम है जो हिरोको को उर्दू सिखाता है और बाद में उसे प्रपोज़ करता है और वो उसका प्रपोज एक्सेप्ट करती है, तो ये उसके साथ शादी कर लेता है। इसके बाद 8th कैरेक्टर है रज़ा अशरफ। रज़ा अशरफ साजिद अशरफ और हिरोको अशरफ का बेटा है और जब ये लॉ टेस्ट देता है कराची में तो ये फेल हो जाता है। तो ये एनेक्सिटी का शिकार है क्योंकि इसकी डोल पर्सनैलिटी है, क्योंकि बाप इसका जो है वो मुस्लिम है
और इसकी मदर जो है वो जापानी है, तो इस वजह से ये परेशानी का शिकार। इसके बाद 9th करेक्टर है अब्दुल्ला। ये रज़ा अशरफ का एक अफ़गानी फ्रेंड है जो उसे परसुएड करता है कि वो अफ़गान मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप में जाए और वो सोवेज के अगेंस्ट फ़ाइट करने के लिए ट्रेनिंग हासिल करे। मीन्स उस दौर में रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान फ़ाइट चल रही थी, उनके दरमियान वार चल रही थी। और इसके बाद 10th करेक्टर है जेम्स बर्टन। जेम्स बर्टन जो है कॉनरेड वेल्स का ब्रदर इन लॉ है। ये उसे नागासाकी में एक हाउस गिफ्ट करता है और ये चाहता है कि कॉनरेड वेल्स को बर्टन फैमिली से निकाल सके, इसलिए वो उसे जापान में एक घर गिफ्ट करता है। इसके बाद 11th करेक्टर है जॉर्ज का। जॉर्ज अंकल है कॉनरेड वेल्स का। और इसके बाद इसका लास्ट करेक्टर है योशी वटेम्बो। योशी वटेम्बो क्या है, जापानी क्लोज फ्रेंड है कॉनरेड और हिरोको का, और ये हेल्पफुल फ्रेंड होता है और ये जेम्स बर्टन को इन्फॉर्म करता है उनके घर के स्टेटस के बारे में जो जापान में मौजूद होता है। इसके बाद है इस नावल की डिटेल्ड समरी। तो ये नावल जो है स्टार्ट होता है एक प्रोलॉग से। एक पर्सन है जिसे जेल में लटकाया गया है, जो ये भी नहीं जानता कि उसे क्यों और कैसे यहाँ लाया गया है। और जब हम इस नावल को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे तो उसमें हमें इस पर्सन के नेम का पता चलेगा कि वो पर्सन कौन है, और उसकी रीज़न का भी पता चलेगा कि उसे क्यों और कैसे यहाँ लाया गया है। मीन्स उसे जेल में किस तरह लाया गया है, उसने क्या क्राइम किया है। और जिस तरह हमने ऑलरेडी स्टडी किया है इस नावल की 4 सेटिंग है, इस तरह इस नावल के समरी को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो इस नावल का सबसे फास्ट सेक्शन जो है वो 6 अगस्त 1945 को स्टार्ट होता है जापान के शहर नागासाकी से। कॉनरेड वेल्स एक जर्मन मैन है जो अपने घर को हासिल करने के लिए जापान आता है। उसे जेम्स बर्टन ने एक हाउस गिफ्ट किया है। क्योंकि वो जर्मन है तो उसे जापानी लैंग्वेज नहीं आती। वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हायर करता है जिसका नाम है हिरोको तनाका। वो एक जापानी स्कूल टीचर है। इन दोनों की एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है और कॉनरेड वेल्स उसे प्रपोज करता है। वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। एक दिन 6 अगस्त की सुबह कॉनरेड काम पर जा रहा होता है। वो गली में होता है और हिरोको उसे खिड़की से देख रही होती है। अचानक सायरन बजता है और बम ब्लास्ट हो जाता है। इसमें कॉनरेड वेल्स की डेथ हो जाती है और हिरोको को एक बीमारी हो जाती है जिसका नेम है PTSD। वो PTSD डिजीज़ का शिकार हो जाती है जो लाइफ टाइम रह जाती है। हिरोको कॉनरेड वेल्स की सिस्टर को जानती है जिसका नाम इल्स है या एलिज़ाबेथ है। वो इंडिया में रहती है तो उससे मिलने के लिए वो इंडिया चली जाती है। मीन्स वो कॉनरेड वेल्स की सिस्टर इल्स को मिलने के लिए जापान से मूव करके इंडिया आ जाती है, ब्रिटिश इंडिया में। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट सेक्शन एंड हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है दिल्ली ब्रिटिश इंडिया 1947 से, प्री पार्टीशन। तो हिरोको जो है वो दिल्ली में पहुँच जाती है और वो कॉनरेड की सिस्टर एलिज़ाबेथ से मिलती है। इल्स उसे खुशी से वेलकम करती है और वो दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा इल्स जो है उसका एक हस्बैंड है जिसका नेम है जैकब बर्टन। जैकब बर्टन और इल्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। मीन्स उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही होती। उनकी एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट्स चल रही होती हैं। अक्सर एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है। और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है हैरी बर्टन। जैकब बर्टन का एक लीगल असिस्टेंट है जिसका नेम है साजिद अशरफ। वो एक मुसलमान है और हिरोको को उर्दू सिखा रहा है। क्योंकि हिरोको जो है ये जापानी है, इसे उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, तो साजिद अशरफ जो है वो इसे उर्दू लैंग्वेज सिखा रहा होता है। इन दोनों की एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है और साजिद अशरफ इसे प्रपोज करता है, तो वो अब इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तो हिरोको और साजिद अशरफ जो है वो हनीमून के लिए इस्तांबुल चले जाते हैं, शादी करने के लिए इस्तांबुल चले जाते हैं। इस दौरान पार्टीशन हो जाती है। मीन्स वो इस्तांबुल में है और पीछे से पार्टीशन हो जाती है। पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती। उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। मीन्स जब उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता तो वो डिसाइड करते हैं और पाकिस्तान में सेटल हो जाते हैं, कराची में। तो यहाँ इसका सेकंड सेक्शन एंड हो जाता है। तो इसके बाद इस नावल का थर्ड सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है कराची पाकिस्तान में। 1982 का टाइम पीरियड है और हिरोको को साजिद अशरफ के साथ 35 ईयर हो चुके हैं।
तो कराची में साजिद अशरफ एक सोप फैक्ट्री में काम करता है। इनका एक 16 ईयर का बेटा है जिसका नेम है रज़ा अशरफ। वो लॉ का इम्तिहान देता है और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है क्योंकि वो हाफ पाकिस्तानी है और हाफ वो जापानी है, क्योंकि उसकी मदर जो है वो जापानी है और उसका फादर जो है वो पाकिस्तानी है। और इसी आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से वो लॉ के इम्तिहान में फेल हो जाता है। और इसके बाद रज़ा का एक अफ़गानी फ्रेंड है जिसका नेम है अब्दुल्ला। वो उसे अफ़गान मुजाहिदीन कैंप में ले जाता है क्योंकि उस दौरान रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान वार चल रही होती है। तो जब वो कैंप में जाता है तो उसे वहाँ से वापस नहीं आने दिया जाता और उसे फोर्स किया जाता है कि वो वहीं कैंप में ही रुके और ट्रेनिंग हासिल करे। और अगर हम बटन फैमिली की बात करें तो उधर इल्स और जैकब बटन के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इल्स का डिवोर्स हो जाता है और वो अपने बेटे हैरी बटन के साथ जर्मन वापस चली जाती है और वो न्यूयॉर्क अमेरिका में सेटल हो जाती है। उधर हैरी बटन जो है उसकी जॉब लग जाती है एज अ CIA एजेंट। और न्यूयॉर्क अमेरिका में हैरी बटन की फिर शादी हो जाती है और इसकी एक बेटी भी है जिसका नेम है किम। और हैरी बर्टन काम के सिलसिले में कराची आता है। तो इधर कराची आता है तो उसकी मुलाकात साजिद अशरफ से होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं और साजिद अशरफ उसे अपने घर ले जाता है और वो वहाँ जाकर हिरोको अशरफ से मिलता है। हिरोको अशरफ एक्चुअली वही हिरोको तनाका है क्योंकि शादी से पहले उसका नेम हिरोको तनाका था। जब उसकी साजिद अशरफ के साथ शादी हो जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है हिरोको अशरफ। तो जितने दिन हैरी बटन वहाँ स्टे करता है तो वो उनके घर आता जाता रहता है। तो इस दौरान अभी रज़ा अशरफ जो है वो कैंप में होता है, उसे वापस नहीं आने दिया जाता। तो साजिद अशरफ सुबह से शाम तक अपने बेटे को तलाश करता रहता है, उस कैंप के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और वो जो अफ़गान मुजाहिदीन है वो साजिद अशरफ को देखते हैं तो उसे मशकूक समझते हैं, उसके ऊपर शक करते हैं क्योंकि उन्होंने हैरी बटन को इनके घर आते जाते देखा होता है। तो एक दिन वो साजिद अशरफ का मर्डर कर देते हैं, उसे कत्ल कर देते हैं। तो जब साजिद अशरफ का मर्डर होता है तो उसके बाद रज़ा अशरफ को रिहा कर दिया जाता है और वो घर वापस आ जाता है। तो साजिद अशरफ की डेथ के बाद हैरी बर्टन रज़ा अशरफ और हिरोको अशरफ को अपने साथ लेकर न्यूयॉर्क चला जाता है अमेरिका। इसके बाद इस नावल का 4th सेक्शन है जो लास्ट सेक्शन है और ये स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क अमेरिका से इमीडिएटली आफ्टर 9/11 अटैक्स 2001। तो रज़ा अशरफ और हिरोको अशरफ हैरी बर्टन के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका में आ जाते हैं और इधर हैरी बर्टन की डॉटर किम के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। और हैरी बर्टन जो है वो CIA को रिज़ाइन दे देता है, उसे छोड़ देता है और एक प्राइवेट कंट्रैक्ट में काम करना स्टार्ट कर देता है। रज़ा अशरफ और हैरी बर्टन दोनों मिलकर उस प्राइवेट कंट्रैक्ट में काम करते हैं और काम के सिलसिले में वो अफ़गानिस्तान चले आते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान हैरी बर्टन का मर्डर हो जाता है। मीन्स जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं अफ़गानिस्तान में तो उस दौरान हैरी बर्टन का कोई अननोन पर्सन मर्डर कर देता है, कोई उसे किल कर देता है और इसका इल्ज़ाम रज़ा अशरफ के ऊपर लगाया जाता है। मीन्स वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि रज़ा अशरफ ने हैरी बर्टन को मर्डर किया है, हैरी बर्टन का कत्ल किया है। और इसी दौरान रज़ा अशरफ का जो फ्रेंड होता है अब्दुल्ला, वो कनेडियन बॉर्डर को सी वाटर के थ्रू क्रॉस कर जाता है। तो अब रज़ा अशरफ को दोनों तरफ से ख़तरे हैं। एक ये कि हैरी के जो डिपार्ट के लोग हैं वो उसे कत्ल कर देंगे, वो उसे मार देंगे क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसी ने हैरी को मर्डर किया है। और दूसरी तरफ उसे ये भी थ्रेट है, ये भी ख़तरा है कि वो लोग जिन्होंने हैरी बर्टन का मर्डर किया है वो रज़ा का भी मर्डर कर सकते हैं। तो रज़ा अशरफ अपनी मदर हिरोको अशरफ से मिलता है और उसे ये सारी सिचुएशन बताता है और वो अपनी मदर को बताता है कि वो सी वाटर के रास्ते से वो कनेडियन बॉर्डर को क्रॉस करना चाहता है। तो हैरी बर्टन की जो डॉटर है किम, वो रज़ा को कहती है कि इस काम में, इस सिलसिले में मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। तो रज़ा एग्री हो जाता है। तो किम और रज़ा जो है वो सक्सेसफुली बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में जो ही वो पहुंचते हैं तो वहाँ अब्दुल्ला ऑलरेडी मौजूद होता है। अब्दुल्ला रज़ा अशरफ के साथ मिलता है और खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं
तो किम जो है उससे शक हो जाता है अब्दुल्ला के ऊपर। वो अब्दुल्ला को एक टेररिस्ट समझती है क्योंकि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है अब्दुल्ला की वो टेररिस्ट वाली होती है। इसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़ी दाढ़ी होती है, बड़ी बड़ी मूछें होती है। तो इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को जज करते हुए किम जो है वो समझती है कि ये एक टेररिस्ट है। तो वो पुलिस को कॉल कर देती है। तो उधर CIA पुलिस जो है वो पहुंच जाती है रेस्टोरेंट में। तो रज़ा अशरफ जो ही खिड़की से देखता है बाहर पुलिस अंदर आ रही होती है, तो वो अब्दुल्ला को कहता है कि तुम भाग जाओ। तो अब्दुल्ला वहां से भाग जाता है। तो पुलिस जो है वो रज़ा को अरेस्ट कर लेती है। तो पुलिस जब रज़ा को अरेस्ट करती है तो किम कहती है कि नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट और था, वो भाग गया है। और पुलिस जो है उसकी कोई बात भी नहीं सुनती किम की। और पुलिस कहती है कि हम जिस शख्स को तलाश कर रहे थे हमें वो मिल गया है। और वो रज़ा अशरफ को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। किम जो है वो डिसअपॉइंट होकर वापस घर चली जाती है और ये सारी स्टोरी जो है वो हिरोको को बताती है। इस पर हिरोको अशरफ जो है वो किम पर बहुत गुस्सा करती है और उससे नाराज़ हो जाती है। तो यहाँ ये 4 सेक्शन जो है वो एंड हो जाता है। तो अब वो नेक्ड पर्सन जो प्रोलॉग में स्टार्ट में हमें मिला था कि जिसको जेल में लटकाया गया होता है, जो ये नहीं जानते कि उसे क्यों और कैसे यहाँ लाया गया है, वो नेक्ड पर्सन एक्चुअली रज़ा अशरफ होता है, जिसे CIA पुलिस अरेस्ट करके जेल में लटका देती है। और जो वजह नहीं जानता कि उसे क्यों और कैसे वहाँ लाया गया है जेल में। तो ये थी इस नावल की डिटेल समरी। आई होप आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद इस नावल का लास्ट पॉइंट जो है वो है इस नावल के थीम्स। तो इसके सबसे फर्स्ट थीम है वायलेंस एंड वार। और वार का थीम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हर पार्ट में, हर सेक्शन में देखने को मिला है। जैसा कि फर्स्ट सेक्शन में अमेरिका और जापान की वार का जिक्र है, जिसमें अमेरिका बम अटैक करता है नागासाकी के ऊपर। और इसी तरह अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें तो उधर पार्टीशन होती है, तो उस दौरान जो वार होती हैं उनका जिक्र है। इसी तरह अगर हम थर्ड सेक्शन की बात करें तो USSR मीन रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो वार चल रही है उनका जिक्र है। अगर हम फोर्थ सेक्शन की बात करें तो उसमें न्यूयॉर्क में जो 9/11 के अटैक्स होते हैं तो उनका जिक्र है। तो इस तरह वार का जिक्र हमें हर सेक्शन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद पेन ऑफ माइग्रेशन। तो पेन ऑफ माइग्रेशन का थीम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब साजिद अशरफ और हिरोको तनाका ये वापस आते हैं हनीमून से, मीन्स इस्तांबुल से वापस आते हैं शादी कर, तो इन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाता और ये चाहते हैं कि वो दिल्ली वापस चले जाएं, मगर इनके पास आइडेंटिटी नहीं होती, इसलिए इनको फोर्स किया जाता है कि वो पाकिस्तान में ही सेटल हो जाएं। तो पेन ऑफ माइग्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह लव एंड लॉस का थीम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर सेक्शन में, हर पार्ट में हमें लव और लॉस के सीन देखने को मिलते हैं। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट वेज और हिरोको की एक दूसरे के साथ लव होती है, इसी तरह हिरोको की फिर साजिद अशरफ के साथ लव होती है, एक दूसरे के साथ इनके रिलेशनशिप होते हैं। और इसके बाद अगर हम लास्ट की बात करें तो उधर कॉन्ट्रैक्ट वेज की डेथ हो जाती है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो साजिद अशरफ खान की डेथ हो जाती है और उधर इसका डिवोर्स हो जाता है, वो वापस चली जाती है। उसके बाद हैरी जो है, हैरी बटन, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह लॉस का थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर इवेंट में, हर पार्ट में, हर सेक्शन में हमें लव और लॉस का थीम देखने को मिलता है। इसके बाद फेमिनिज्म का थीम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका नेक्स्ट थीम है फ्रेंडशिप, नेक्स्ट है कल्चर एंड रिलीजन, फैक्ट, नेक्स्ट है ट्रेजेडी एंड ट्रॉमा। तो ये इस नावल के मेन थीम्स हैं। इसके अलावा आप खुद से भी इसके थीम ड्राइव कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।